गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों की भूमिका। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों की भूमिका तो रहती ही है। क्योंकि मानव से ही किसी देश का निर्माण होता है, किसी राष्ट्र का निर्माण होता है, और मानवीय संसाधन के बिना कोई भी देश न तो तरक्की कर सकता है, न अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है, और न ही अपनी सीमाएं सुरक्षित कर सकता है। तो इसलिए मानवीय संसाधनों का प्रयोग है जो किसी भी देश में निश्चित रूप से नितांत आवश्यक है, और उसकी सहायता से ही देश का निर्माण होता है और देश चलता है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं मानवीय संसाधनों की क्या क्या भूमिका रहती है किसी भी देश के आर्थिक विकास में। तो विशेष रूप से यदि आर्थिक विकास की बात करी जाए, धन या धन से संबंधित क्रियाओं से हम जोड़ के देखते हैं इसको, तो आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों का रोल है जो बहुत ही अहम नजर आता है। कुछ बिंदु हमने लिख रखे हैं, उसके आधार पर हम ये बताएंगे कि मानवीय संसाधनों की जो भूमिका है किस तरीके से रहती है इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है, उत्पादन का सक्रिय साधन। हम जानते हैं कि उत्पादन के जो सक्रिय साधन है, ठीक है, उसमें सबसे पहली जो भूमिका है वो इसी की होती है, मानव की होती है। क्योंकि मानव श्रम के रूप में काम करता है। हम जानते हैं कि श्रम के द्वारा, श्रम का मतलब यहाँ श्रमिक से लिया जा रहा है, श्रमिक के द्वारा ही जो भी नई चीजें तैयार की जाती है वो उसी के द्वारा तैयार की जाती है, न कि कोई अन्य चीजों के द्वारा। तो सामान्यतः जो भी जैसे मशीन है, तो मशीन भी लोगों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा चलाई जा रही है, या मैनेजर है, डायरेक्टर है, जो भी वो भी मनुष्य है, या कोई भी चीज़ नई जो चीज़ तैयार की जा रही है उसमें जो मानवीय संसाधन ही मूल रूप से यूज हो रहा है, यानी काम में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें सक्रिय साधन के रूप में मानव को देखा जाता है, चाहे वो किसी कंपनी का मालिक हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे लेबर हो, चाहे वो पियोन हो, है सभी मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधनों का प्रयोग है जो किसी भी क्षेत्र में जो सक्रिय साधन के रूप में है, ठीक है, इसी को ही लिया जाता है। तो उत्पादन के क्षेत्र में इसका सक्रिय साधन के रूप में उपयोग होता है। दूसरी बात करें, श्रम शक्ति का एकमात्र स्रोत, यानी लेबर के रूप में जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमने बात करी अभी कि लेबर के रूप में सबसे ज़्यादा जो मानवीय संसाधन हम काम में लेते हैं, तो श्रम जो शक्ति है यानी जो लेबर है वो मानव के अंदर से ही निकल के आती है, यानी ह्यूमन से, यानी मानवीय संसाधनों के रूप में ये होती है, तो जनता में से ही ये निकल के आते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये हुआ कि मानवीय संसाधन ही श्रम शक्ति का स्रोत है, ठीक है, और श्रम के रूप में काम करने वाला एकमात्र स्रोत मानवीय संसाधन ही है। मानवीय संसाधन का मतलब यहाँ मनुष्य से लिया जा रहा है, और सबसे बड़ा स्रोत यही है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, उत्पादन का आकार मानवीय संसाधन पर निर्भर करता है। कोई भी कंपनी है कितनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करना चाह रही है, वो वहां पर काम करने वाले लोगों पे ही डिपेंड करता है, या काम करने वाले लोगों के आधार पे ही ये तय होता है कि इस कंपनी का जो कितना प्रोडक्शन होगा। तो हम जानते हैं क्योंकि सक्रिय साधन ये है, इसलिए यदि कोई कंपनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करना चाहती है तो वहां आपको देखने को मिलेंगे बड़ी मात्रा में वर्कर, और यदि कहीं छोटा कोई काम चल रहा है तो वहां आपको छोटी मात्रा में या कम मात्रा में लोग काम करने वाले देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी कंपनी का क्षेत्र बड़ा है या छोटा है, वहां पे काम करने वाले लोगों के आधार पर। तो काम करने वाले लोग ज्यादा हो गए तो कंपनी का क्षेत्र बड़ा होगा, कम हो गए तो कम होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि उत्पादन का आकार है, कितनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी मात्रा में कम हो रहा है। ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब जो मानवीय संसाधन ज्यादा लगे हुए हैं, कम प्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब मानवीय संसाधन कम लगे हुए हैं। तो यही है उत्पादन की तकनीक। तो ऑल ओवर हम बात करते हैं जितनी भी टेक्निक्स है वो किसके द्वारा ईजाद की जाती है, किसके द्वारा प्रयोग की जाती है, मानवीय संसाधनों के द्वारा ही इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो उत्पादन की तकनीकें हैं वो जो कि मनुष्य के द्वारा तैयार की जाती है और मनुष्य के लिए होती है, और मनुष्य के द्वारा ही इसको आगे प्रोसेस किया जाता है या काम में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें, उत्पादन का वास्तविक बाजार, यानी जो भी हम उत्पादन करते हैं वो किसके लिए होता है, वो मनुष्य के लिए होता है, मानवों के लिए होता है, और जो बाजार है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मानवों के द्वारा तैयार किया जाता है, और मानवों के लिए ही तैयार होता है। इसलिए उत्पादन का जो हम बात करते हैं कि उत्पादन का वास्तविक बाजार कौन है, मानव ही है। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि मानवों के द्वारा ही चीजें निर्मित की जाती है और मानवों के द्वारा ही चीजें यूज में ली जाती है। इसलिए वास्तविक
वास्तविक बाजार की यदि बात करी जाए, वास्तव में यदि बाजार किसके द्वारा निर्मित होता है तो वो मानवों के द्वारा ही निर्मित होता है, इसलिए ये उत्पादन का वास्तविक बाजार इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें, आर्थिक क्रियाओं का साधन एवं साध्य दोनों है। हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं, यानी सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे विक्रय और क्रय, तो इसमें जो क्रय और विक्रय, एक में जो मानवीय साधन साध्य है तो एक में साधन है, तो कहने का मतलब है साधन और साध्य दोनों है, ठीक है। तो मानव के द्वारा कहने का मतलब है कोई चीज़ नई चीज़ तैयार की जाती है और उसको सेल किया जाता है, और किसके लिए इसको खरीदता कौन है, कहने मतलब मानव ही खरीदता है। तो ऑल ओवर कहने मतलब साधन भी वही है और साध्य भी वही है, यानी इसके द्वारा तैयार किया जाता है और वही काम में लेता है। तो मनुष्य के द्वारा तैयार की जाती है और मनुष्य के द्वारा यूज ली जाती है, तो ये इसका मतलब है। तो साधन और साध्य दोनों यही है, तो ये एक इसका बड़ा विशेषता भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें अनुसंधान एवं नई तकनीकों की खोज, तो हम बात अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करें टेक्निकों की, तो अनुसंधान जितने भी हो रहे हैं या नई तकनीकों की जो खोज हो रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, वो मानवों के द्वारा की जा रही है या मानवीय संसाधनों के द्वारा की जा रही है। जितने भी अनुसंधान हुए उसमें मैक्सिमम किसका प्रयोग होता है, मानवीय संसाधनों का प्रयोग होता है। मशीनों का भी होता है लेकिन मानवों के द्वारा ही मशीनें तैयार की जाती है। उसके बाद में कहने का मतलब ये हुआ कि मानव द्वारा ही सब कुछ होता है। तो ऑल ओवर अनुसंधान के रूप में ही मानव काम करता है और नई तकनीकों की खोज में भी मानव का रोल सबसे बड़ा रहता है। तो इसलिए जो मानवीय संसाधनों का जो रोल है अनुसंधान और नई तकनीकों के क्षेत्र में वो एक बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अनुसंधान और जो नई तकनीकों की खोज है वो किसके द्वारा की जाती है, मानवों के द्वारा ही की जाती है, इसलिए ये एक अहम साधन है। सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार, हम जानते हैं कोई भी देश है, ठीक है, उससे हमारी यदि पड़ोसी देश सपोज करिए हमारे पड़ोसी देश से हमारी अच्छी नहीं बनती है, तो उनसे सुरक्षा के लिए हमें क्या चाहिए, मानवीय संसाधन चाहिए। और हम दूसरे देशों पे यदि आक्रमण करना चाह रहे हैं, दूसरे देश की सीमाओं को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी हमें मानव शक्ति की आवश्यकता यानी फोर्स की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो कि यह पॉइंट है कि सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार, तो सैन्य शक्ति और सुरक्षा आधार मानव ही है, क्योंकि सैन्य शक्ति में मानवों का ही प्रयोग होता है और सुरक्षा में जितने भी लोग लगे हुए वो मानव ही है। तो ऑल ओवर सैन्य शक्ति और सुरक्षा का आधार कौन है, मानव है, मानव ही इसमें काम कर रहा है। तो ये भी एक अहम पॉइंट है इसका। बात करते हैं साम्राज्य विस्तार, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि यदि हम अपने देश की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की विस्तार की भी बात करें, सीमाओं की, यानी दूसरे देश पे आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में भी लेते हैं। तो क्योंकि पुराने समय में यही होता था, दूसरे देश की सीमाओं को एक दूसरे कब्जा करना ये आम बातें हुआ करती थी राजा महाराजाओं में। तो लेकिन उसका आधार क्या था, मानव ही था, उसमें मानव ही सैनिक के रूप में थे, सेना नायक के रूप में थे, पावरफुल योद्धा थे जो कि साम्राज्य विस्तार का काम करते थे। तो ऑल ओवर कहने का मतलब है यदि किसी देश को साम्राज्य विस्तार करना है उसमें भी किसका रोल होता है, मानवीय संसाधनों का होता है। तो ऑल ओवर साम्राज्य विस्तार में मानवीय संसाधनों का है जो रोल एक अहम होता है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक, कोई भी देश आर्थिक रूप से समृद्ध है या असमृद्ध है, विकासशील है, हम राष्ट्रों को तीन कैटेगरी बांट लेते हैं, एक तो विकसित देश होते हैं, एक विकासशील देश होते हैं, एक अविकसित होते हैं जो बिल्कुल ही ठप पड़े हुए हैं। तो इन तीनों की कंडीशन वहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा ही लगाई जाती है। किसी देश में गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में है, अभी भी वो पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, जो आदिवासी लोग जिस तरीके से रहा करते थे, और किसी प्रकार का कोई नयापन नहीं है और लोगों की इनकम भी बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं कि वो देश है जो अविकसित देश है। वहाँ पे लोग इस तरीके का उनका जो कल्चर है, कल्चर क्या, वहाँ पे उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, जीवन शैली ऐसी, इस तरीके उनको देख करके हम ये आधार पे ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं जो इस तरीके के है, यानी अविकसित देश है ये। और दूसरा इसी के अंतर्गत हम बात करें कि समृद्धि की बात करें कि यदि कोई देश ऐसा है जो थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है आगे, ठीक है, हाँ बेरोजगारी लगा थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन विकास के जो नए नए जो पश्चिम है वो लगातार वो जो बनाते जा रहा है और उनको ग्रहण करता जा रहा है। तो विकास लगातार जिस देश में हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकासशील देश बोल सकते हैं। लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं, लगातार नई नई टेक्नोलॉजी यूज में ली जा रही है, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित देश नहीं कह सकते। पूर्ण रूप से जो विकसित देश होते हैं उनके
मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी अधिक होती है। लेकिन विकासशील देश और विकसित देशों में थोड़ा अंतर यही देखने को मिलता है कि वहाँ जो विकसित देश है वहाँ लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है। विकासशील देशों में लोगों की इनकम कम होगी, लेकिन वहाँ पे नई नई चीज़ें लगातार है जो यूज़ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आय के आधार पे हम ये देख सकते हैं, लेकिन है ये सारे इंसानी मानव है। दूसरी बात करें विकसित देशों की, तो विकसित देशों में वो अपने विकसित देश क्या करते हैं, अपने उस विकास के स्तर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और विकासशील देश है जो विकसित होने का प्रयास करते हैं, अविकसित है विकासशील में आने का प्रयास करते हैं। तो हर एक अपने अपने लेवल पे आगे जाने का प्रयास करता है। लेकिन इसमें जो लोग हैं वो कौन है, सारे मानव ही है। उनके द्वारा उनको देख करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे देश विकसित अर्थव्यवस्था है, इस देश में विकसित अर्थव्यवस्था है या अविकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो किसी भी देश की समृद्धि है वहाँ पे रहने वाले लोगों के द्वारा पता चलती है। हम यदि बात करें अफ्रीकन देश है, तो अफ्रीकन देशों में लाइफस्टाइल बहुत ही लो लेवल की है, तो वो अविकसित देशों की श्रेणी में कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ की आर्थिक समृद्धि इस तरीके की है। यदि हम बात करें भारत जैसे देश की, तो ये विकासशील देश है, विकास के स्तर को इसने प्राप्त नहीं किया है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, हम जिससे बात करें जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, तो उनको देख करके पता भी लगता है कि ये जो देश है विकासशील देश है। यदि हम बात करें अमेरिका की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उस देश में, उनको देख करके पता चल जाता है कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, विकसित अर्थव्यवस्था है या ये विकसित देश है। तो कहने का मतलब आर्थिक समृद्धि है देश में रहने वाले लोगों के आधार पे ही तय हो जाती है। उनको देख के पता चल जाता है कि ये जो देश है आर्थिक रूप से समृद्ध है या असमृद्ध है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक क्या होता है, मानवीय होता है। मानव को देख करके पता लगाया जा सकता है कि ये देश किस प्रकार की कंडीशन का है। नेक्स्ट बात करें देश की अमूल्य निधि, तो कहने का मतलब ये है कि जो मानव है किसी भी देश की क्या है, एक अमूल्य निधि होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश प्रोग्रेस किसके आधार पे करता है, मानव के आधार पे ही करता है। और मानवीय संसाधनों का जितना अच्छे से प्रयोग होता है वो देश उतना ही ज़्यादा तरक्की करता है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन एक ऐसी चीज़ है जिन पे सारे के सारे बिजनेस चलते हैं, क्योंकि कच्चा माल प्राकृतिक संसाधनों के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। क्योंकि कच्चा माल है जो सभी प्राकृतिक संसाधन ही है, हम उसको तैयार में बदल करके उसका रूप परिवर्तन करके कुछ नई चीज़ें बना देते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक साधनों का विदोन इसी से संभव है, और प्राकृतिक साधनों का जितना अच्छे से प्रयोग होता है वो देश बढ़िया तरक्की करता है। तो ऑल ओवर कहने का मतलब यही है कि जो मानवीय संसाधन है इसी के द्वारा सब कुछ किया जाता है। प्राकृतिक साधनों का यूज करने वाला भी यही है और उसको यूज में लेने वाला भी यही है। तो कहने के आधार का मतलब यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि मानवीय संसाधन आर्थिक विकास में एक अपनी अहम जो भूमिका रखता है और लगातार अपनी अहम भूमिका निभाता भी है। तो इस तरीके से हमने आज मानवीय संसाधनों के बारे में थोड़ा पढ़ा और आर्थिक विकास में इसकी क्या भूमिका रहती है इसके बारे में थोड़ा जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।